हेलो स्टूडेंट्स। तो आज न्यूज़पेपर में आया है सीबीएसई क्लास 10th एंड 12 एग्जाम्स टू स्टार्ट फ्रॉम फेब 15 प्रैक्टिकल्स जैन 1। 1 जनवरी से प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाला है 12 क्लास का। और थ्योरेटिकल पेपर्स जो है वो 15 फरवरी से स्टार्ट होंगे। राइट। तो हम लोग ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हम लोग एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चंस है एक्सरसाइज में और उसका थियरी बुक में जो दिया हुआ है और बुक के अंदर जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन सब क्वेश्चन को सीखेंगे। और पिछले 5 वर्षों में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सीबीएसई एग्जाम में, उन सारे क्वेश्चंस का भी आंसर करेंगे चैप्टर के साथ साथ। तो फर्स्ट चैप्टर के साथ आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में ये इलेक्ट्रॉन से, ये वर्ड इलेक्ट्रिक वर्ड कहाँ से आया है? इलेक्ट्रॉन से आया है वर्ड। चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज प्रॉपर्टी होता है, इनबिल्ट प्रॉपर्टी होता है पार्टिकल्स में, जिसके कारण ये दूसरे चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। जैसे ह्यूमंस में भी इनबिल्ट प्रॉपर्टी है। ह्यूमंस का क्या प्रॉपर्टी है कि उन्हें गुस्सा आता है, प्यार आता है, खुशी होती है छोटी छोटे बातों से। तो ये सब प्रॉपर्टी है ह्यूमंस का। वैसे ही पार्टिकल्स के पास भी प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है पार्टिकल के पास? उनका कुछ मास होता है। उस मास के कारण वो इनर्शिया शो करते हैं। इनर्शिया मतलब अपने में होने वाले चेंज को अपोज करते हैं। वैसे ही चार्ज प्रॉपर्टी के कारण वो क्या करते हैं पार्टिकल्स? दूसरे चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। तो क्या समझे आप? चार्ज क्या है? इनबिल्ट प्रॉपर्टी है मैटर का या पार्टिकल का, इनबिल्ट प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाता है। फील्ड क्या चीज है इसमें? इलेक्ट्रिक तो इलेक्ट्रॉन से वर्ड लिया गया है, चार्ज हो गया, प्रॉपर्टी हो गया पार्टिकल्स का, कैरेक्टरिस्टिक हो गया पार्टिकल्स का जिसके कारण वो दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है। एंड व्हाट इज फील्ड? फील्ड इज रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी सीन। इसका क्या मतलब हुआ? अगर एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, तो इसके आसपास दूसरे चार्ज आने से डरेंगे क्योंकि वो दूसरे पे फोर्स लगा देगा। जैसे अगर 1 कूलम प्लस 1 कूलम का चार्ज इसके पास आया तो ये बड़ा क्यू जो बैठा हुआ था, कैपिटल क्यू, ये उसको मारेगा धक्का, बोलेगा इधर कहाँ आ रहा है, इधर भाग जा, इधर से भाग जा, ये मेरा इधर इलाका है ना? तो क्या आप बता सकते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल का कितने दूर तक उसका इलाका होता है? राइट। तो उस दूरी को मतलब उसके सराउंडिंग के उस स्पेस को जहां तक वो दूसरे को परेशान कर सकता है, दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सकता है, उस स्पेस को बोला जाता है कि इस चार्ज पार्टिकल का फील्ड है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इज रीजन अराउंड इट where it can exert force on any other charge particle, right? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इसमें एक ट्रांसपेरेंट, ये ग्लास का बना हुआ मटेरियल एक है, ट्रांसपेरेंट है मतलब बाहर से ये दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ एक कॉर्क लगा हुआ है और इससे ये एक मेटल के थ्रू, मेटल इसलिए क्योंकि करंट इससे जा सके, चार्ज फ्लो कर सके, इसलिए एक मेटल का वायर लगाया हुआ है। और इस वायर से दो गोल्ड लिफ लगे हुए हैं। लिफ मतलब गोल्ड का बना हुआ है, कोई भी दूसरा मेटल का भी बना हुआ हो सकता है ये, लेकिन गोल्ड को इसलिए लिया है कि वो ज्यादा गुड कंडक्टर है गोल्ड, तो थोड़े से चार्ज को भी वो डिटेक्ट कर लेगा। इसके बाद इसका यूज क्या है इसका? तो ये डिटेक्ट करता है कि चार्ज है कि नहीं कोई भी ऑब्जेक्ट। तो ये रॉड देखिए पॉजिटिव चार्ज मैंने किया हुआ है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको, इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड को यहाँ आकर टच करेंगे ऐसे, तो इससे चार्ज कंडक्टर के अंदर फ्लो करते करते चार्ज यहाँ पे प्लस 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 चार्ज आते रहेगा और यहाँ तक आ जाएगा गोल्ड लिफ तक, तो इस पे भी चार्ज आ जाएगा प्लस और दूसरे साइड वाले लिफ पे भी प्लस आ जाएगा। तो इस प्लस प्लस में क्या रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होने से ये एक दूसरे से दूर ऐसे भागेगा। तो बाहर हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ यहाँ से मुझे दिख जाएगा, यहाँ से मुझे दिखाई दे देगा कि हाँ ये तो लीफ एक दूसरे से अलग गया। पहले से दोनों एक दूसरे से चिपका हुआ रहेगा, पास पास। इस फिगर में, ए फिगर में दिखाया हुआ है
पहले एकदम पास पास है, दोनों एकदम चिपका हुआ है पास में, लेकिन जैसे ही इससे इस मेटल बॉल नॉब से ऐसे कनेक्ट करेंगे किसी रॉड को जिस पे चार्ज है, मुझे चेक करना है तो उस पे चार्ज है कि नहीं है, ऐसा चेक करना है मुझे। तो यहाँ पे लाकर टच करेंगे, जैसे कॉम्ब कॉम्ब पे चेक करना है कि उस पे चार्ज आया कि नहीं, तो इस कॉम्ब को यहाँ पे लाकर और इसे टच करना है। तो अगर कॉम्ब पे प्लस चार्ज है तो ये प्लस चार्ज यहाँ से घूमते 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 यहाँ गोल्ड लिफ्ट पे आ जाएगा, और जैसे ही प्लस आएगा तो इसमें दो अलग अलग लिफ्ट है, तो दोनों में रिपल्सन होके अलग हो जाएगा। तो कुछ ऐसा सिचुएशन बन जाएगा यहाँ। तो मुझे बाहर से दिख जाएगा कि हाँ, ये अभी जो मैंने टच किया है ऊपर उस पे चार्ज था, तभी ये गोल्ड लिफ्ट अलग अलग हुआ। अभी निगेटिव चार्ज को भी लाएंगे तो भी ऐसा होगा, सिर्फ पॉजिटिव के लिए ही नहीं होगा। अगर पॉजिटिव की जगह पर किसी ने किसी रॉड को लाया और उसमें मान लीजिए निगेटिव चार्ज है, मान लेते हैं क्या निगेटिव चार्ज, तो क्या निगेटिव चार्ज को भी ये डिटेक्ट करेगा? तो बिल्कुल। लेकिन निगेटिव चार्ज को लाएंगे ना, तो ये गोल्ड लिफ्ट पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा पूरा, ऐसे आते आते यहाँ पे रॉड पे इन इस पे भी निगेटिव और दूसरे वाले पे भी निगेटिव। तो इस निगेटिव निगेटिव में रिपल्सन होगा, इस वाले पे और ये राइट वाले निगेटिव में रिपल्सन। तो भी मुझे पता चल जाएगा कि हाँ चार्ज है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि मुझे पता नहीं चलेगा कि पॉजिटिव चार्ज है कि निगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में भी ये रिपल्सन करेगा और निगेटिव चार्ज रहेगा तो भी रिपल्सन करेगा। तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव। तो इसका डिसएडवांटेज क्या हो गया या लिमिटेशन क्या हो गया कि ये चार्ज का नेचर नहीं बता सकता है कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को आप यहाँ पे लाकर टच किए हैं कि निगेटिवली चार्ज बॉडी को किए। सिर्फ ये बताएगा कि वो बॉडी चार्ज है या अनचार्ज है। हाँ। रिज्यूम। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि क्या बोल रहा है ये एग्जाम्पल में, हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में तो एक दूसरे के अगेंस्ट रबिंग करना पड़ता है, दो ऑब्जेक्ट को तो टच करना पड़ेगा। विदाउट टचिंग चार्ज करने का यहाँ पे इन्होंने बताया है सॉल्यूशन में इसका कि इंडक्शन से करेंगे चार्ज। जैसे ये अनचार्ज है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, अनचार्ज है, ठीक है। तो इसके बाजू में हम एक पॉजिटिवली, इसके बाजू में ये उल्टा चार्ज है, देखिए निगेटिव है। अगर इसको पॉजिटिव चार्ज करना है तो उसके पास में निगेटिवली चार्ज रॉड को लाएंगे। यानी कि इंडक्शन से जो चार्ज आता है किसी भी बॉडी पे वो उल्टे नेचर का आता है। यानी अगर इस निगेटिव रॉड को लाएंगे ना तो इंडक्शन से इस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और जब इसको पॉजिटिव रॉड को लाते, पॉजिटिवली चार्ज रॉड को लाते, तो इंडक्शन से इस पे निगेटिव चार्ज आ जाता। यानी कि चार्जिंग बाय इंडक्शन में अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस हो जाता है किसी भी बॉडी पे। तो ठीक है, अगर मुझे इसको क्वेश्चन में बोला है कि इसको आप पॉजिटिव चार्ज कर दीजिए, तो हम इसके पास में एक निगेटिवली चार्ज रॉड को लाएंगे। तो इंडक्शन से क्या होगा, इस ये तो मेटल का बना हुआ है तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जैसे ही इसके बाजू में निगेटिव चार्ज आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इससे दूर चले जाएंगे। तो इधर जो भी इलेक्ट्रॉन थे ये रिपेल होके इधर आ जाएंगे, राइट साइड में आ जाएंगे। तो लेफ्ट साइड में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही पॉजिटिव से इंडिकेट किया जाता है। यानी कि इस साइड के एटम के इलेक्ट्रॉन छोड़कर और इस साइड में आ जाएंगे, राइट। तो इस साइड में निगेटिव हो गया और इस साइड में पॉजिटिव हो गया, मतलब ये लेफ्ट साइड में पॉजिटिव आ गया और राइट साइड में निगेटिविटी आ गई। और फिर इससे अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाएगा। अर्थ से कनेक्ट करते ही जितने भी इलेक्ट्रॉन इधर थे वो सब अर्थ में चले जाएंगे, अर्थ के अंदर ग्राउंड में चले जाएंगे। अभी कोई ये सोचेगा कि सर ये प्लस वाला क्यों नहीं न्यूट्रलाइज हो जा रहा है, क्योंकि प्लस तो माइनस से अट्रैक्ट होकर इधर किनारे है। प्लस से और माइनस क्या है, अट्रैक्टेड है इधर। तो प्लस ग्राउंड में नहीं जाएगा, खाली माइनस ग्राउंड में जाएगा। माइनस क्यों जा रहा है ग्राउंड में इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये माइनस उसको बोल रहा है कि दूर चला जाए, यहाँ से रिपेल कर रहा है, और अर्थ भी बुला रही है इसको नीचे आ जाए। तो कुल मिला के इसको अर्थ की तरफ फोर्स ही एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ये निगेटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा और पॉजिटिव इस निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होकर यहीं पे रह जाएगा। इसके बाद इसको ग्राउंड से डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। ग्राउंड से डिस्कनेक्ट जैसे ही किए तो इस पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। क्या रह जाएगा? सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। और वो पॉजिटिव फिर इसको भी हटा दिए, यहाँ से इसको भी गैप कर देंगे, राइट। जो रॉड को लाए थे तो इसको गैप कर देंगे, तो जो भी पॉजिटिव चार्ज था वो पूरे रॉड पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इनिशियली ये क्या था, अनचार्ज, और फाइनली क्या हो गया, चार्ज।
और कभी भी मैंने इससे इनका कांटेक्ट इन दोनों का नहीं बनाया। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद एग्जाम में लिखने के लिए क्वेश्चन आया कि राइट सम कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेज। चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है ये लिखने के लिए आएगा एग्जाम में। तो ध्यान से देखिएगा क्या क्या प्रॉपर्टी है चार्ज का। फर्स्ट में इन्होंने लिखा है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ये सब एक एक 2 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क का, कि व्हाट डू यू मीन बाय एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का ये मीनिंग है कि चार्ज अलजेब्रिक रूल को फॉलो करता है। ऐड होने के लिए वेक्टर रूल से ऐड नहीं होता है, स्केलर रूल से ऐड होता है। स्केलर जैसे ऐड किया जाता है, यानी कि अलजेब्रिकली ऐड होता है। अलजेब्रिकली मतलब क्या हुआ कि अगर 2+3 लिखा हुआ है तो वो 5 ही होगा, हमेशा 5 होगा। एक बॉडी पे 2 कूलम का चार्ज, और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट एक है उस पे, इसके बाजू में एक और ऑब्जेक्ट को मैंने ले आया, बड़ा सा ऑब्जेक्ट, और इस पे 3 कूलम का चार्ज है। तो इस पे नेट चार्ज बोला जाएगा कि क्या है। तो आंसर आपको बस बोल देना है कि 5 कूलम का चार्ज होगा, 5 कूलम। लेकिन वेक्टर में 3+2 5 नहीं होता है। वेक्टर में 3+2 का ऐसा फॉर्मूला होता है, √2 स्क्वायर, मतलब फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वेक्टर सेकेंड वेक्टर कॉस थीटा। तो ये एडिटिविटी ऑफ चार्ज में ये कहना चाह रहा है कि चार्जेस एडेड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ अलजेब्रा। तो अलजेब्रा का रूल, तो किसी, इस बार ऑब्जेक्ट पे 2 कूलम और दूसरे ऑब्जेक्ट पे मान लीजिए -3 कूलम चार्ज दे दिया मैंने, और इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया। तो इस पे पूछेगा नेट चार्ज क्या होगा, एक दूसरे को टच कर दिया ये दोनों, तो उसका नेट चार्ज -1 कूलम बचेगा। मतलब सिंपल अलजेब्रा में जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे चार्ज ऐड होता है। तो इस प्रॉपर्टी को, चार्ज के इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। नेक्स्ट है चार्ज इज कंजर्व्ड। ये कैसा प्रॉपर्टी है चार्ज का कि चार्ज कंजर्व होता है। तो चार्ज इज कंजर्व्ड मीन्स चार्ज ऑन अ सिस्टम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जैसे एनर्जी इज कंजर्व का डेफिनेशन था, वैसे ही चार्ज कंजर्व का भी डेफिनेशन है कि चार्ज को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हम लोग, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी अगर किसी बॉडी में +2 चार्ज आया है, +2 कूलम का चार्ज आया है, तो जरूर कहीं ना कहीं -2 कूलम बन गया होगा। किसी से इलेक्ट्रॉन निकला होगा तभी किसी को मिलेगा जा। जिस बॉडी से निकलता है उस पर प्लस चार्ज आता है, और जिस पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है उस पे माइनस चार्ज आता है। तो अगर कहीं भी आपको दिखे कि ये रॉड या ये ऑब्जेक्ट या ये स्फीयर चार्ज है, तो अगर ये प्लस चार्ज है तो समझ लीजिए कि पक्का कोई ना कोई माइनस चार्ज हुआ होगा। चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता है। तो चार्ज इज कंजर्व्ड का मीनिंग हो गया चार्ज कैन neither be created nor be destroyed, it can only transfer from one body to another body. नेक्स्ट है प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन, क्वांटा मतलब पैकेट, तो चार्ज पैकेट में होते हैं। कैसे पैकेट में, तो एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसका इंटीजर टाइम्स चार्ज होगा किसी भी बॉडी पे। कोई भी बॉडी है यहाँ पे, वो या तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। वो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, आधा इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। तो किसी भी बॉडी पे चार्ज कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में आ चुका है कि एक बॉडी पे चार्ज दिया गया, तो कौन कौन सा पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है। तो चार्ज बोल रहा है कि 3/2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज हो गया, तो ये पॉसिबल है क्या। फिर ऑप्शन रहेगा कि चार्ज किसी बॉडी पे 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गया, तो इन दोनों में ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसमें 3/2 मतलब 1.5, एक इलेक्ट्रॉन और आधा, आधा इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। तो किसी भी बॉडी को हम 3/2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज नहीं दे पाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर दे पाएंगे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। इंटीग्रल मल्टी, किसी भी बॉडी पे चार्ज क्या होगा, इंटीजर, यहाँ एन इंटीजर इंडिकेट कर रहा है, इंटीजर टाइम्स फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसी चार्ज को बोला जाता है कि फंडामेंटल चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन पे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर।
इससे छोटा चार्ज हो ही नहीं सकता है, इससे कम चार्ज किसी बॉडी पे आ ही नहीं सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आधा होगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन टूटेगा ही नहीं। तो किसी भी बॉडी पे मिनिमम चार्ज इतना ही पॉसिबल है, इससे और कम चार्ज नहीं दिया जा सकता है किसी बॉडी। या तो न्यूट्रल रहेगा बॉडी, या इतना चार्ज रखेगा, या इससे ज्यादा रखेगा, इससे कम चार्ज नहीं रख पाएगा वो, क्योंकि ये मिनिमम चार्ज है। इसके बाद दो न्यूमेरिकल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। इन दोनों न्यूमेरिकल में क्या क्या गिवन है देखते हैं हम। फर्स्ट में दिया है 1.2 में, इफ 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स, 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स moves out of a body to another body every second, एक एक सेकेंड में किसी किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन गायब हो रहा है देखते हैं। एक मान लेते हैं ए, इसको ले लिया हम, ए एक बॉडी है, और इससे कितना इलेक्ट्रॉन इसको छोड़कर भाग जा रहा है, इससे इतने सारे इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन इससे गायब हो जा रहे हैं एवरी सेकेंड, एक सेकेंड में, ठीक है। How much time is required to get total charge of 1 coulomb on the other body? तो जहां भी ये सब चार्जेस जा रहे हैं उस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ, ये सब चार्ज बी के पास जा रहा है, ए से निकलकर बी पे जा रहा है ये सब चार्ज। तो इस बी बॉडी पे 1 कूलम चार्ज कितने समय में होगा, ऐसा पूछ रहा है, 1 कूलम चार्ज। तो यूनिटरी मेथड से निकाल लेंगे। देखिए हम लोग पढ़े कि Q इक्वल टू एन ई होता है, पिछले ही पेज में फॉर्मूला क्या था, Q इक्वल टू एन ई था फॉर्मूला, राइट। तो Q के जगह पर 1 कूलम लिखना है मुझे, क्योंकि 1 कूलम चार्ज बनाना है उस बॉडी पे, तो Q को मैंने 1 लिख दिया, और N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, विच इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ये हो गया। अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे पता चल जाएगा कि कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी मुझे 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए। सो n इक्वल टू 1 कूलम अपॉन दिस वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो यहाँ देखिए 1 कूलम को क्या इन्होंने यहाँ डिवाइड किया है, 1 कूलम डिवाइडेड बाई 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 करना है। ये क्या होगा, 19 यहाँ लिखा हुआ है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस, अच्छा 19 नहीं लिया, उसको ये मल्टीप्लाई करके 9 से और -10 बना दिए। क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ा देखते हैं, क्योंकि एक सेकेंड में 10 टू द पावर 9 जा रहा है, और पूछ रहा है कि कितने टाइम में ये n इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, n इलेक्ट्रॉन। तो यूनिटरी मेथड लगा देंगे कि इन 1 सेकेंड, या 10 टू द पावर, देखिए 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन कितने सेकेंड में जाएगा, तो 1 अपॉन 10 टू द पावर 9 सेकेंड में जाएगा। यूनिटरी मेथड है, सिंपल। तो मुझे कितने सारे इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है 1 कूलम बनाने के लिए, तो ये n, वही n वैल्यू है n। तो n इलेक्ट्रॉन जाने में कितना वक्त लगेगा, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 अपॉन 10 टू द पावर 9 इंटू n लिख देंगे n। अब n की वैल्यू क्या है, 1 कूलम डिवाइडेड बाय ये वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो ये देखिए 10 टू द पावर माइनस 19 और 10 टू द पावर 9, ये दोनों आपस में पावर ऐड हो जाता है, तो प्लस 19 में माइनस 19 गया तो -10 आ गया। तो आंसर क्या आ गया यहाँ, 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर ओनली -10 रहा, क्योंकि ये 9 से -19 कैंसिल होके और कितना आ गया, -10। तो 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -10 आंसर आया, यानी कि इतना सेकेंड लग जाएगा, डायरेक्ट टाइम मिल गया मुझे 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 सेकेंड। और इस सेकेंड को बाद में इन्होंने ईयर में कन्वर्ट कर दिया है। सेकेंड को ईयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सेकेंड को पहले डिवाइड करेंगे, सेकेंड को 60 से, तो वो मिनट बनेगा, फिर से 60 से डिवाइड करेंगे तो आवर बन जाएगा, फिर उसको 24 से डिवाइड करेंगे तो डे में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। और 365 से डिवाइड कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 198 ईयर्स आया समय इसका, 198 ईयर आ जाएगा 1 कूलम चार्ज देने में किसी बॉडी को
198 ईयर्स लग जाएंगे अगर आप पर सेकेंड 10⁹ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए तो। सेकेंड 1.3 1.3 इस क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। अब कप छोटा बड़ा कोई भी हो सकता है, तो अलग अलग आंसर आ जाएगा। तो इन्होंने इसमें 250 ग्राम लिया है, मतलब 250 ग्राम वाटर आ जाता है उसमें, ऐसा कप। तो कुल मिला के क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि 250 ग्राम वाटर में H2O में, H2O होता है ऐसे वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। यानी 250 ग्राम H2O में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। ये H2O न्यूट्रल है, इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। तो पूरे H2O में 250 ग्राम H2O में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही उसके एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज भी होंगे, प्रोटॉन भी होंगे। इसीलिए बोला है कि प्रोटॉन पॉजिटिव या नेगेटिव बता दीजिए, क्योंकि दोनों इक्वल ही आएगा। न्यूट्रल जो भी रहता है उसमें जितने उसके न्यूक्लियस में प्लस होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं उसके सराउंडिंग में। तो सबसे पहले 250 ग्राम को मुझे नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम। ये तो पता है 18 ग्राम। इसका हाइड्रोजन का एक एटम का होता है 1 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन तो 2 ग्राम हो गया। और ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 8 इंटू 2 16 ग्राम, तो 16 प्लस 2 18 हो गया। तो 18 ग्राम है। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम। अच्छा, ये 18 ग्राम का क्या मतलब हुआ मॉलिक्यूलर मास का? क्या एक एटम का मास 18 ग्राम है कि 1 मोल एटम का मास 18 ग्राम है? ये बोल रहा है कि H2O का मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम है। इसका मतलब कि H2O मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल का मास ये है 18 ग्राम, कि 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास है 18 ग्राम। राइट, 1 मोल का है, यानी एक मोल में 18 ग्राम होता है। अभी मेरे पास 250 ग्राम है, तो इसमें कितने मोल होंगे मुझे पता चल जाएगा। 250 को 18 से डिवाइड कर दिए तो इतने सारे मोल मिल जाएंगे। अब मोल से मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं? तो एक मोल में एवोगाड्रो नंबर इतना मॉलिक्यूल होता है। तो यहाँ पे 250/18 मोल्स आया मेरे पास। तो इसमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए 6.02 10⁻23 से। तो ये क्वांटिटी क्या मिला? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल गया इससे। इससे क्या मिल गया मुझे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी 250/18 इंटू एवोगाड्रो नंबर। इससे क्या चीज मिल गया कि कितने H2O के मॉलिक्यूल हैं। 250 ग्राम पानी में कितने मॉलिक्यूल हैं ये मिला। अब एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसके पास, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एटम में। एक ऑक्सीजन के एटम में इलेक्ट्रॉन कितना घूमता है उसके चारों तरफ? 8। और हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है? एक हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। तो एक H2O मॉलिक्यूल में, सिंगल H2O मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन टोटल हुए, जो कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होंगे। तो अभी मेरे पास इतना सारा मॉलिक्यूल है, तो इतना इंटू 10 कर लेंगे। तो देखिए 250/18 इंटू एवोगाड्रो नंबर, इतने सारे मेरे पास मॉलिक्यूल्स हैं। और एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने सारे मॉलिक्यूल में इतना इंटू 10 मॉलिक्यूल्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁹ तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ये एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को। तो क्या टोटल चार्ज मिल गया? यानी कि 250 ग्राम H2O मॉलिक्यूल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पे कुल मिला के चार्ज आएगा 1.34 इंटू 10⁷ कूलम। नेक्स्ट है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ फेमस, सबको पता है, सभी बच्चों को पता रहता है ये कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट। ये कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेज, यानी Q1 Q2 के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल। और दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेज। दो चार्जों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें फर्स्ट और सेकेंड को, तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K आ जाता है और ऊपर Q1 Q2/R²। तो एग्जाम में कूलम्स लॉ आएगा तो पहले स्टेटमेंट लिखना है
The force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them. मैथमेटिकली ऐसे लिखना है, मैथमेटिकली और फिर ये लिखना है और फिर ये, और बाद में लिखना है कि बाय अप्लाइंग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट we get F equal to K Q1 Q2 by R square. Here K is a proportionality constant whose value is 9 into 10 to the power 9. K का वैल्यू होता है 9 into 10 to the power 9. और इसका यूनिट क्या आएगा? K का यूनिट कैसे पता करेंगे? तो यूनिट पता करने के लिए K का, इस K को अलग लिखेंगे और बाकी को इधर ले आएंगे, तो फोर्स में ही R स्क्वायर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फोर्स का होता है न्यूटन, और ये R स्क्वायर उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया तो मीटर स्क्वायर, और नीचे ये दोनों नीचे आ जाएंगे, कूलम्ब और चार्ज तो कूलम्ब स्क्वायर। तो K जो है ना कांस्टेंट, उसका मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू तो 9 into 10 to the power 9 है, लेकिन उसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर उसका यूनिट है। फिर डायमेंशन भी निकालने के लिए आ सकता है 1 मार्क में कि K का डायमेंशन क्या होगा। तो डायमेंशन निकालने एकदम हम लोग आसानी से सीख लिए हैं 11th क्लास में ही, ऐसे डायमेंशन निकालते हैं। F इक्वल टू अगर है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, तो पहले K इक्वल टू लिख लेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे तो K इक्वल टू आएगा, K इक्वल टू ये R स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाकर, तो FR स्क्वायर, और Q1 Q2 डिवाइड हो जाएगा, Q1 और Q2 डिवाइड। तो फोर्स का डायमेंशन तो सबको पता है, MLT-2। फोर्स का डायमेंशन याद होगा, MLT-2 होता है। और R स्क्वायर मतलब डायमेंशन में L स्क्वायर लिखते हैं उसके जगह पर, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, Q1 Q2। Q1 और Q2 ये फंडामेंटल नहीं है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में चार्ज नहीं है, करंट है। तो चार्ज और करंट में क्या रिलेशन है, चार्ज इक्वल टू होता है IT, Q इक्वल टू IT, और I के लिए A लिखा जाता है डायमेंशन में, और T के लिए T टाइम के लिए। तो Q के जगह पर AT लिख देंगे, AT। अभी 2 Q है ना, तो 2 बार AT लिखना है, AT और फिर से AT, 2 बार हो गया। तो बस फाइनल आंसर देखिए आ गया, M1, L आया 1, और L1 नहीं आया, 2 और 1 3 आ गया, 3 L आया 3, और टाइम कितना आया, -2 टाइम यहाँ था, और 2 और यहाँ पे नीचे है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये दोनों भी माइनस हो जाएंगे, तो -4 T -4, और A और A नीचे है डिनोमिनेटर में, तो ऊपर जाएगा तो A -2। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक।